नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th के जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, उसी 20 क्वेश्चन का एक हम एनालिसिस करेंगे। उसको देखेंगे ध्यान से, उसके क्वेश्चन आंसर को जानेंगे और आपको इसी वीडियो में ओएमआर कैसे भरना है उसको हम बताएंगे। ओएमआर भरने का जो है तरीका आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट का 20 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप का, तो वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व भी करना है और ओएमआर भी भरना है। हम कैसे भरें ओएमआर को, ये हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन हैं। ऐसे सामान्य सा एक पेपर है, कोई इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। ये एक जनरल पेपर है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके फिर आपको बताते हैं कैसे जो है हमें फिल करना है, भरना है ओएमआर पेपर को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर का देखेंगे क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचयिता हैं कौन है, ये हमें जानना है। ऑप्शन है नरपतिनाल, दलपत विजय, भट्ट केदार और जगनिक। तो जैसा कि आपको पता है कि ये रासो, परमाल रासो, रासो काव्य परंपरा का जो है ये ग्रंथ है। रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है परमाल रासो। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई थी, जो एक गेय छंद होता है। तो ये बहुत सारे रासो ग्रंथ लिखे गए हैं आदिकाल में। ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। आदिकाल की, आदिकालीन रचना है, आदिकालीन रचना। आदिकाल को ही वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, बीज वपन काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, बहुत सारा नाम दिया गया है। तो आदिकाल के सब नामकरण भी आपको याद रखना है। उसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसको हम देखते हैं, परमाल रासो के रचयिता कौन है। नरपतिनाल नहीं है। नरपतिनाल ने क्या लिखा है, तो ये आपको जानना जरूरी है। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो नोट करेंगे, बिसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है, बिसल देव रासो। इसकी रचना जो है 1212 ईस्वी में हुई थी, 1212 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना। ये श्रृंगार प्रधान रचना है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी जो रचना है दलपत विजय, दलपत विजय। तो दलपत विजय जो है, जो रचनाकार हैं, इनकी रचना जो है दलपत विजय की खुमान रासो, खुमान रासो आपको याद रखना है। खुमान रासो, ये रासो परंपरा की रचना है, खुमान रासो, जिसका रचना काल 1729 है, जिसका रचना काल 1729 है, याद रखना है। तीसरा जो ऑप्शन है हम देखेंगे वो है भट्ट केदार। और भट्ट केदार ये रचनाकार हैं, इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। ये जब जयचंद प्रकाश जो रचना है, ये एक लोक काव्य है जो भट्ट केदार ने लिखा है। ये राजा जयचंद के पराक्रम का वर्णन इसमें किया गया है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के, 12वीं के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ की रचना मानी जा सकती है, मानी जाती है। इसके बाद से चौथा नंबर जो रचनाकार हैं जगनिक हैं। और जगनिक की रचना ही जो है कि है परमाल रासो। ये हमें याद रखना है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो वो है जगनिक, वो है जगनिक। जगनिक जो है परमाल रासो के रचनाकार है। ये रचना कब हुई है, ये भी आपको याद रखना है कि परमाल रासो जो है को यूपी में एक और नाम कहा जाता है इसका, आल्हखंड। इसको अभी आपको याद रखना है, आल्हखंड, इसको यूपी में कहा जाता है जगनिक। और ये रचना लगभग 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, 13वीं सेंचुरी की, 13th सेंचुरी की रचना मानी जाती है। चंदेल वंशी राजा जो थे, परमार्थ देव का ये दरबारी कवि थे, जगनिक कवि। इन्होंने लिखा है परमाल रासो, जो कि आपको याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो जो क्वेश्चन हमारा सही है उस पे हम बड़ा सा टिक लगा देंगे या एक डॉट लगा देंगे। वैसे अब देखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको मना किया जाता है कि आपको टिक नहीं लगाना है, तो छोटी सी डॉट लगा देंगे पेंसिल से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पूछा जा रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा है कृष्णाश्रयी शाखा और चौथा है राम भक्ति शाखा। तो जो अष्टछाप के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें 8 कवि हुए हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें 8 कवि हुए हैं। हाँ, और ये 8 कवि जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिनका नाम था विट्ठल नाथ। हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विट्ठल नाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठल नाथ। इन्होंने ही, यही प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक यही हैं। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है, स्थापना किसने किया, आपको पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि विट्ठल नाथ ने किया, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य जो कवि थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। तो ये अष्टछाप के कवियों में भी लगभग लगभग सभी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो हम उनको बोलेंगे जो है कि कृष्ण भक्ति शाखा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा।
यहाँ हम एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि भक्ति काल इसको स्वर्ण काल भी कहा गया। भक्ति काल को आपको याद रखना है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, स्वर्ण काल इसका नामकरण है। इसको दो भागों में बांटा गया भक्ति काल को। पहला जो भाग था उसको कहा गया निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, और दूसरा जो था वो था सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण के जो दो भाग हुए, तो निर्गुण में जो एक हुए वो थे कबीरदास, संत कवि में, संत कवि में, और सूफी कवि में जो थे हुए ये इसमें हुए कबीरदास, कबीरदास कबीरदास संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि में गिनती होती है। सूफी कवियों में जायसी जी की होती है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका, जायसी कुतुबन मंझन है लोग। और इसमें जब हम बात कर देते हैं सगुण को, इसको भी दो भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया, ध्यान देंगे। तो एक हुआ रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और एक कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी। एक कृष्ण भक्त थे जो कवि वो कृष्णाश्रयी कहलाए, और राम भक्त जो कवि थे वो रामाश्रयी कहलाए। इसमें तुलसीदास जी का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में आता है, तुलसीदास जी का। और इसमें जो है कृष्णाश्रयी में सबसे जो है कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में जो आता है नाम वह है सूरदास जी का नाम, सूरदास। और सूरदास के ही गुरु का नाम था, अभी आते हैं हम इधर, सूरदास के ही गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के भी चार शिष्य हुए, ध्यान देंगे, वल्लभाचार्य के भी चार शिष्य हुए, और विठल नाथ के भी चार शिष्य हुए। और ये जो है कि चारों शिष्य मिलकर के क्या हो गए, अष्ट छाप के 8 कवि हो गए। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं सूरदास, सूरदास नोट कर लीजिए, परमानंद दास, परमानंद दास, और कुंभन दास, कुंभन दास, कृष्णदास, कृष्णदास। ये चार कवि हुए वल्लभाचार्य के शिष्य। और विठल नाथ के विचार शिष्य हुए, इसमें हुए नंददास, नंददास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, और एक हुए गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, और एक हुए छित स्वामी, छित स्वामी। आपको ये नाम याद रख लेना है, नाम भी पूछा जाता है। वल्लभाचार्य के चार शिष्य, विठलनाथ के चार शिष्य, तो ये हो गए जो है कि कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हो गए। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से, तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा से है। तीसरा क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। तो आपको ये बात याद रखना है, ये भारतेंदु युग में हुई, भारतेंदु युग में। किसने किया, श्याम सुंदर दास जी ने किया, इसको याद रखना है। श्याम सुंदर दास जी ने रचना किया, स्थापना किया। कब किया ये भी याद रखिए, 16 जुलाई को, और 1893, 16 जुलाई 1893 को स्थापना की। भारतेंदु युग में यह स्थापना हुआ है, श्याम सुंदर दास ने किया है। 16 जुलाई 1893 को हुआ है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। दूसरा इसमें नाम है छायावादी युग। देखिए छायावादी युग के पूछा जाता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कहे जाते हैं, आपको याद रखना। छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, इसमें है पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। ये 4 नाम आपको याद रखना है जो छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। और द्विवेदी युग किसके नाम से पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं कौन है, प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है। इनके बहुत सारे उपन्यास हैं जो कि पूछे जाते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है गोदान, गबन, कर्मभूमि, को याद रख लेना है, कर्मभूमि, सेवा सदन। एक इनका रचना देखिएंगे, सोजे वतन पूछा जाता है, सोजे वतन प्रेमचंद की रचना है, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और उसकी प्रतियों को जला दिया था। सोजे वतन उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन है पूछा जा रहा है। तो इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो रसज्ञ रंजन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हमने ऊपर बताया है कि स्वर्ण युग किसको कहता है, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, भी आपको याद रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको भक्ति काल कहा। और लोक जागरण काल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आपको याद रखना।
रीतिकाल के भी अन्य नाम हैं बहुत सारे, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल और उत्तर मध्य काल, कला काल, ये सब रीतिकाल का नाम है। अलंकृत काल रीतिकाल का नाम है। उसके बाद से हम बात करते हैं आदिकाल। तो आदिकाल का हमने ऊपर बताया है कि वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, चारण काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ये सब जो है कि आदिकाल का अन्य नाम है। आधुनिक काल का जो भी नाम है गद्य काल, गद्य काल, नवजागरण काल और अ, आधुनिक काल को कहा जाता है गद्य काल, नवजागरण काल, ये आपको याद रखना है। फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं, वो पता ही होगा। कवितावली की भाषा पूछी जाती है तो आप भाषा बता देंगे, इसकी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, ये आपको याद रखना है। वैसे तुलसीदास जो है अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, लेकिन ये रचना जो है साहित्यिक भाषा में, ब्रज भाषा में हुई है, साहित्यिक ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास की रचना है कवितावली। तुलसीदास की रचना कौन है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नाछू, बहुत सारी इनकी रचना है, लेकिन सबसे फेमस जो रचना है वह है रामचरितमानस। रामचरित मानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो अवधी आप बता देंगे। और ये जो है कवितावली की भाषा कौन सी है? तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। और कवितावली कितने कांड में है? तो जितना कांड में रामचरितमानस है उतना ही कांड में कवितावली है, तो 7 कांड आपको याद रखना है। 7 कांड या खंड, 7 खंड में कांड। जैसे रामचरितमानस के भी 7 कांड है, इसके भी 7। कौन कौन से हैं? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और लास्ट में आता है उत्तर कांड। ये आपको याद रखना है, 7 कांड। और सूरदास की 3 रचनाएं हैं, आपको पता ही है। सूरदास की 3 रचना, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। भूषण की रचना जो है कि वीर रस के रचनाकार ये थे, वीर रस के भूषण, वीर रस के याद रखना है आपको, वीर रस। भूषण जी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, जिनकी रचनाएं हैं। कबीरदास की रचना की बात करेंगे तो एक ही रचना है बीजक। बीजक, बीजक के ही 3 भाग मिलेंगे, साखी, शबद, रामायणी, आपको याद रखना है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और तुलसीदास को चंद्र शशि कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत समझता कर प्रकाश। इसी तरह से आपको याद रखना है कि सूरदास को सूर्य कहा जाता है हिंदी साहित्यकार के। भक्ति भक्तमाल के रचनाकार कौन है? आपको पूछा जाएगा भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास, याद रखना है। नाभादास 16वीं सदी के एक प्रमुख संत थे, 16वीं सदी के एक प्रमुख संत थे, को याद रखना है, और कवि थे। जो भक्तमाल इनकी रचना है, ये 200 भक्तों एवं संतों के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। 200 भक्तमाल में आपको याद रखना है, 200 भक्त कवि, संत कवि जो है, इसमें इनका वर्णन है भक्तों और संतों का। और इसकी रचना काल 1585 ईस्वी है, रचना काल भी याद रखेंगे, 1585 ईस्वी इसकी रचना काल है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किससे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? अब लोग रस, देखिए रिकॉर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो उसको मैं स्क्रॉल नहीं कर पाया हूँ, तो उसको दोबारा मैं बता दे रहा हूँ 5वें क्वेश्चन से। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। और हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से 7वां जो क्वेश्चन था हमारा था, वो 7वां क्वेश्चन आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हमने बताया है, 7 खंड है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन कवितावली साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया है, आपको बता दें। भक्तमाल के रचयिता कौन है पूछा गया है, तो नाभादास है, 16वीं सदी में के रचनाकार है, 1585 ईस्वी में यह रचना हुआ है। इसमें 200 भक्त संत कवियों का जो है कि वर्णन है। और इसके बाद पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। इसी को रसराज भी कहा जाता है, रसराज या रसपति, रसराज या रसपति श्रृंगार को कहा जाता है, याद रखना है। ये रसों का राजा है, रसों का स्वामी है, श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस है। ये श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये भी आपको याद रखना है। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग 2 तरह के श्रृंगार रस पाए जाते हैं। श्रृंगार रस के कवियों में जो है कि बिहारी जी का नाम लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं बिहारी जी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी आपको याद रख लेना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम, ये भी आपको याद रखना है, रति या प्रेम। करुण का अस्थायी भाव शोक होता है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है वीर का उत्साह। मूल रूप से 9 रस है, टोटल 11 रस है, ये भी आपको याद रखना है। 11 टोटल रस है, मूल रूप से 9 है, बाद में 2 और जोड़े गए हैं, वात्सल्य और
भक्ति। तो ये जो है कि हो जाते हैं 11 रस। निम्नलिखित में से सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, ये भी आपको देखना है कि सम मात्रिक छंद कौन से हैं। देखिए मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा सममात्रिक छंद है। देखिए सममात्रिक छंद में आता है चौपाई, सममात्रिक छंद में कौन आता है, चौपाई, चौपाई हो गया, और रोला, हरिगीतिका, गीतिका और रूपमाला, तोमर, ये सब जो है कौन सी रचना है, सममात्रिक है। तो आपको इसमें 2 याद रखिए, तो चौपाई और रोला जो कि आपके सिलेबस में है, चौपाई और रोला। और दोहा, इसमें जो है चौपाई में देखिएगा तो 16-16 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है प्रत्येक चरण में, 4 चरण सब में होती हैं लगभग, और इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्रा, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं, ये आपको याद रखना है। अब सोरठा की बात कर दें तो सोरठा और दोहा जो है अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक। इसमें जो है दोहा की बात करिएगा तो 13-11 पे विराम होता है, और सोरठा इसके उल्टा होता है जो कि 11 और 13 पे यति होता है, विराम होता है, ये आपको याद रखना है। और विषम मात्रिक में कुंडलिया, छप्पय, ये सब आ जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं एक 11वां क्वेश्चन पे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, में कौन सा अलंकार है, पूछा जा रहा है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, में कौन सा अलंकार है। देखिए एक शब्द की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, बेर की, बेर की जब एक ही शब्द की जब आवृत्ति होती है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो कौन सा होता है, यमक अलंकार, कनक कनक के सौगुनी मादकता आदि काय पड़े, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अनुप्रास आप लोग पढ़े ही हैं, एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवरी बहुछाए। श्लेष अलंकार जब एक ही अलंकार, एक ही जो है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, एक शब्द की एक ही बार आती है लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। और ये आपके सिलेबस में है नहीं, अन्योक्ति, अनुप्रास, श्लेष, यमक है, इसको आपने बता दिया। अन्योक्ति मतलब अलंकार की अन्य उक्ति है, अन्य धन उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ही होता है किसी दूसरे के प्रति कही गई बात। अन्य उक्ति से वह अलंकार है जहाँ किसी बात को सीधे न कहकर किसी दूसरी चीज या प्रसंग के माध्यम से कहा जाता है, जिसका मूल अर्थ प्रस्तुत या व्यक्ति या स्थिति पर लागू होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास सिंह काल, अली कली सिंहों बद्यों आगे कौन हवाल। ये राजा जयसिंह के लिए कहे थे बिहारी कवि जी, राजा जयसिंह के लिए, कि भ्रमर और कली के माध्यम से जो है कि राजा को चेताया था, राजा को अवगत कराया था कि दूसरा राजा जो है उनका पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण करने वाला था, तो उस पर ये जो है कि अन्योक्ति के माध्यम से समझाए थे। ये अन्योक्ति अलंकार है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन है, उन्नति नहीं है भाई, उन्नति नहीं है, उन्नति नहीं है, उन्नति है, उन्नत, इस बात को ध्यान रखना है, उच्चारण से ही समझ में आएगा। उन्नत, उन्नति आपका क्या है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी। देखते हैं विभावरी किस प्रकार की शब्द है। विभावरी का मतलब होता है रात, ये रात का पर्यायवाची है, रात का विभावरी। ये तत्सम शब्द है, विभावरी कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, आपको याद रखना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा खट उषा नागरी, आप लोग सुने होंगे, कविता पढ़े होंगे। विभावरी जो है कि तत्सम शब्द है, रजनी, रात, निशा, रात्रि, विभावरी सब रात का पर्यायवाची है। अथ का विलोम शब्द कह रहा है, अथ, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए इति होगा, अंत नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, अध नहीं होगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, कौन सा, दामिनी। देखिए दामिनी तो आपको पता ही है, विद्युत, बिजली, इधर इधर। दामिनी का पर्यायवाची शब्द जो है वो है बिजली या विद्युत। फिर आता है रातों रात। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, तो रातों रात आप लोग पढ़े होंगे, इसका अगर हम विग्रह करें तो हो जाएगा रात ही रात में, रात ही रात में, इसका समास विग्रह हो जाएगा, रात ही रात में, इसका समास विग्रह हो गया। सोलहवां क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर, रातों रात जो शब्द है में कौन सा समास है, पहले इसका हम विग्रह कर लेते हैं। इसका विग्रह होता है रात ही रात में, रात ही रात में। देखिए यहाँ पे जो है कि एक दो शब्द आ गया, एक ही शब्द 2 बार आया है, रात रात, लेकिन यहाँ देखिए शब्द की क्या हो रही है, पुनरुक्ति, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं द्विरुक्ति। क्या बोलते हैं, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति मतलब एक ही कथन को 2 बार कहना, एक ही शब्द को 2 बार कह के कहना। रात ही रात में तो रातों रात, दिनों दिन, ऐसा आता है शब्द। ये जब ऐसा प्रयोग होता है तो पहला पद जो रात है ये प्रधान हो जाता है, प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ध्यान रखिएगा, प्रधान होकर के अव्यय की तरह कार्य करने लगता है। तो ये जब अव्यय प्रथम पद में होता है तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि में किसी अन्य पद की ओर इशारा किया जाता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसको आपको याद रखना है, जैसे दशानन, दशानन। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, रसोई घर,
रसोई घर, राजपुत्र, 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 कर्मधारय समास, कमल नयन, कमल नयन, महात्मा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, रसोई घर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, याद रखना है। तेली का बैल होना, तेली का बैल होने का अर्थ है बताइए, बुरी तरह काम में लगे रहना, नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ, तेली का बैल होने का मतलब क्या है, बुरी तरह से काम में लगे रहना, क्योंकि काम करने से बहाना करने तो हो नहीं सकता है। तेली का बैल तो काम करने से मना नहीं करेगा, पिटाएगा। निर्धन होना, निर्धन तो होना बिल्कुल नहीं। मन लगाकर काम नहीं करना, ये भी नहीं। बुरी तरह काम में लगे रहना, एकदम पूरे मन से, तन से, धन से। हाँ, तेली का बैल होना का अर्थ है। फिर होता है गुण संधि। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। गुण संधि सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन शब्द दिया है। देवालय, देवालय इसमें होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देवधन आलय से मिलकर बना है। देवधन आलय बराबर होता है देवालय। तो इसमें कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। जो कि अ और अ आ मिलकर के बना है, आ दीर्घ हुआ है तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। उसके बाद आता है दूसरा दिया है गंगोदक। कौन कौन शब्द मिलकर बना है, गंगाधन उदक, गंगाधन उदक। उदक का मतलब होता है जल, इस बात को ध्यान रखना। तो गंगा का जल, गंगा का जल। इसमें देखिए आ धन उ मिलकर क्या बन गया, ओ हो गया। आ धन उ मिलकर क्या होगा, ओ। कौन संधि हो गया, यहीं पे हो गया आपका जो आप खोज रहे थे, गुण संधि। कौन संधि हो गया, गुण संधि। गुण संधि में यही होता है कि अ और आ के बाद यदि ई उ री आए तो ई का ए और उ का ओ और री का अर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब महौषध, महाधन औषध, महाधन औषध, जब इसकी बात हम करेंगे, आ धन अ मिलकर के, आ धन अ मिलकर क्या बन गया, औ बन गया, वृद्धि संधि। देखिए जो जितना दिया उतना संधि तरह तरह कर दिया। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, याद रखिएगा। पित्राज्ञा कौन सा संधि हो जाएगा, ये जो है कि ई उ री के बाद जब कोई असमान स्वर जुड़ता है तो य व र हो जाता है, तो ये हो जाएगा जो है कि यण संधि। कौन संधि, यण संधि। तो 5 संधि होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसी में जो है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि दे दिया है, अयादि संधि नहीं दिया है। अयादि संधि, ओदन अन पवन, निधन अन नयन, इस तरह का आता है अयादि संधि में। अब आते हैं 19वां क्वेश्चन, कुर्वन्तु है। कुर्वन्तु, कुर्वन्तु में पूछ रहा है कि क्या है, लोट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन, लिंग लकार के, लिंग लकार तो कुछ होता नहीं है, लंग लकार होता है। लंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन, लिट लकार के मध्यम पुरुष का द्विवचन, लट लकार के, लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन। कौन सा सही होगा, यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो है कि है वो लोट लकार, कुर्वन्तु में लोट लकार का प्रथम पुरुष है। हाँ? और आज्ञार्थक वाक्य है, चाहिए के अर्थ में लिया गया है। और क्री धातु है, क्री मतलब करना, क्री धातु है। हाँ? और तो इसमें पहला सही हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्री धातु। 20वां देख लीजिए, अंतिमवां क्वेश्चन है। अर्ध विराम दिया हुआ है, अर्ध विराम, सेमी कॉमा बोलते हैं इसको, अर्ध विराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, या हिंदी में खड़ी पाई ऐसे प्रयोग होता है। तो अर्ध विराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्ध विराम सामान्य अधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, सही बात है। अर्ध विराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयोग होता है, भी सही है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्ध विराम प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। अर्ध विराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द से पहले होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अर्ध नहीं अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा चौथा जो है कि विकल्प सत्य है। तो हम सर्च क्या खोजना क्या था, असत्य, असत्य, असत्य को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, फिर हमारी ट्रिक असत्य, चौथा सही है विकल्प। अब हम आते हैं ओएमआर पत्रक को लेकर के, और ओएमआर पत्रक आपको भरने सिखाते हैं। हम पेपर की तरफ ले रहे हैं साइड में, हमने टिक लगा लिया है 20 क्वेश्चन। हालांकि समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया है, नहीं इतना टाइम लगता नहीं है। आपको मुश्किल से ज़्यादा इस पर आधा घंटा देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। अभी हम देखेंगे ओएमआर उत्तर पत्रक है, आंसर शीट है, इसको भरना है, कैसे भरेंगे। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो है कि ये एक नमूना पत्र है, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए जिला कोड का नाम है, जिला कोड, अगर जिला कोड कुछ है 15, 21, 12, 21 उसको भर लीजिए, जो भी हो। केंद्र कोड दिया हो 18, 15 भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम वैसे ऑर्डिनरी भर रहे हैं। अनुक्रमांक आपका अगर दिया है तो उसे तो छप के आता है, बोर्ड एग्जाम में भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ अगर खाली आता है तो आप आराम से भर सकते हैं, कुछ भी हो। 25,15,639, जो भी हो। विषय का कोड है 101 है, 102 है, कुछ भी है, भर लीजिए। प्रश्न पत्र संख्या कौन सा है, प्रश्न पत्र संख्या AU 45, जो भी हो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओएमआर का जो
पत्रक है वो कैसे भरना है ये भी आपको सीखना है। सबसे पहले हमको काला पेन लेना है, बाल पॉइंट पेन लेना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके अब देखिए हर क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया रहता है ABCD करके। तो ABCD करके 4 विकल्प दिया है तो कोई एक सही होगा। जो सही होगा उसको हम ऐसे क्रॉस नहीं करना, हमें ऐसे क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है या हमें ऐसे टिक नहीं मारना है। जैसे पहला का पहला अगर कहते सही है, क्रॉस कर दिया, नहीं, 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 नहीं। दूसरा का दूसरा सही है तो सही का टिक भी नहीं मारना है, तो गलत का सही टिक नहीं मारना है, सही का टिक नहीं मारना है। तीसरा नंबर कह रहा है कि अगर ये 3-4 विकल्प दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ऑप्शन कोई एक सही है, ABCD कोई भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा कहीं काला कर रहे हैं, थोड़ा-सा काला कर रहे हैं या आधा सा काला करके या ऐसे करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसे गोज दे रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं करना है। उसको एक ऐसे टिक भी नहीं मार के काला करना है, उसको ऐसे छोटा-सा भी काला नहीं करना है। करना कैसे है, नीचे आके देखें। पहला का सी ऑप्शन सही है, पूरी तरीके से काला हुआ है। दूसरा का बी सही है, पूरी तरह से काला हुआ है। तीसरा का काला हुआ है, बी। चौथा का सी, पाँचवा का डी। इस तरह से हमें क्या करना है, उसे अच्छे से काला करना है। 20 क्वेश्चन है, 1 नंबर की बात है। अभी आइए देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया रहता है। जैसे अगर वहाँ पर FV दिया हो तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पे FB। अब यहाँ पे F जो सर्च करिए किधर है, F यहाँ पे है, इसे हमें खूब अच्छे से काला करना है, खूब अच्छे से इसको ब्लैक करना है, काला करना है। और बी वाला, बी इसमें सर्च मारिए कहाँ है, यहाँ है, इसको बी को हमें खूब अच्छे से काला करना है। अगर कोई चित्रकला वाला अगर पेपर दे रहे हैं तो आलेखन आलेखन वाला है तो उसको पहला मारेंगे, प्रावैधिक वाला है तो दूसरा मारेंगे। उसी तरह से अगर संगीत वादन में है कोई विषय तो देखिए इधर है, दूसरा पहला जो भी हो मार लेंगे टिक। उसको ब्लैक करना है, काला करना है। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर होता है, हाफ हस्ताक्षर नहीं करना, पूरा नाम लिखना है। तो मान लीजिए नाम है रतन, तो लिखिए पूरा नाम रतन। अरे हिंदी इंग्लिश कुछ किसी भी रूप में लिख सकते हैं। हाँ, रतन कुमार, लिखिए रतन कुमार। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक में जो है, जो कक्षा में गार्डिंग करेगा उसका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आपको नहीं करना है, मुहर होगा व्यवस्थापक, केंद्र व्यवस्थापक। तो ये वाला और ये वाला आपको नहीं करना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। और देखेंगे यहाँ साइड में तो मार्ग क्रम संख्या यहाँ भी भर देना है, जैसे वहाँ जो भरे हैं FB, तो यहाँ भी FB भर दीजिए। आलेखन अगर करेंगे तो आलेखन वाला भरना है, तो नहीं उसको नहीं भरना है, अन्य सब्जेक्ट में नहीं भरना है उसको। और नीचे देखेंगे, पहले ऊपर देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो भी सही हो, जैसे हमने सवाल जब सॉल्व किया अभी ऊपर, तो उसमें पहला का सही था घ, यानी कि डी ऑप्शन। तो पहला का घ सही था, यानी कि डी ऑप्शन था। तो पहला का डी हमें जो है क्या करना है, खूब अच्छे से काला करना है। पहले का डी जो है खूब अच्छे से काला करना है, खूब अच्छे से काला करना है। आधा घंटा आपको इस पे देना है, आपको ध्यान रखना है। आपके पास बहुत समय मिलता है, 3.25 घंटा मिलता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। टाइम बहुत होता है, उसमें से आपको 2.5 घंटा लिखने में दे दीजिए और आधा घंटा आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन वाले प्रश्न में दीजिए, ब्लैक करने में, काला करने में, खूब अच्छे से काला करिए। और ध्यान देकर कि पहला का अगर डी सही है तो डी वाला काला करेंगे, दूसरा का उसके ठीक सामने है, दूसरा का जैसे इसमें सही था सी, तो ग, तो सी होगा ग, तो सी वाले को हमें ब्लैक करना है खूब अच्छे से, खूब अच्छे से हमें ब्लैक करना है सी वाले, सी वाले को ब्लैक। उसी तरह से जो है, उसी तरह से हमें क्या करना है, तीसरा का क सही है, तीसरा का जो है को हमें खूब अच्छे से ब्लैक करना है। गोले से ज़्यादा बाहर नहीं जाए, गोले में कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से धीरे-धीरे करते आप पूरा कर लीजिए 20 क्वेश्चंस, नहीं करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो आपने ब्लैक किया है, यहाँ पे नीचे आता है ABCD, उसी को से पहला का आपने D सही किया है तो आपको इसमें D भरना होगा। दूसरा का आपने C सही किया होगा तो आपने इसमें C भरना होगा। तीसरा का A किया तो A भरना होगा। ऐसे ये पूरा जो है कि आपको 20 क्वेश्चन का भर लेना है। और ये सब जो है कि आपका भरा भराया आएगा, नहीं भरा होगा तो ऊपर जैसे भरे गए हैं उसी तरह इसको भी भर लेंगे। बाकी आपको परीक्षा हाल में जो अध्यापक ड्यूटी में होंगे, कक्ष निरीक्षक, वो आपको गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। वैसे आपको ध्यान दे करके काम करना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर कोई पोर्शन छूट गया हो या रह गया हो या गलत हो गया हो, जैसे भी आपको लगता है कि हमें कमेंट करना जरूरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।